गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट पेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी को दुर्गा पूजा के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। आज मैं इसलिए अपनी क्लास को प्रोग्रेस कर रही हूँ क्योंकि रेस में एक कुत्ते और एक शेर को दौड़ाया जाए। अगर शेर अपने आप को मान ले कि कुत्ते से मैं जीत गया तो शेर की क्या औकात रह गई, उसके एक कुत्ते से भी कम औकात रह गई। क्योंकि रेस कराई जाती है बराबरी में, न कि एक लो हो और एक हार हो। तो इसलिए अपने आप को रेस हमेशा ऑलवेज बराबरी में क्या कीजिए तो आप लोगों का बेहतर होगा। सब तो आनंद मगन लेकर घर पे खुशी परिवार के साथ है ही है, लेकिन मैंने कुछ अलग सोचा कि मैं इस छुट्टी के कुछ अवसर पे, लीव डे के अवसर पे कुछ अलग करने चलते हैं ताकि मेरे लाइफ में कुछ अलग हो, आप लोगों को भी कुछ मेरी तरफ से हेल्प हो जाए। तो मैं मॉर्निंग का टाइम है, गॉड से यही दुआ मांगूंगे कि मेरे भाई एवं बहनों को कुछ न कुछ मेरे से सीख मिल जाए और भाई एवं बहनों से मुझे कुछ न कुछ सीख मिल जाए। तो आप लोग अच्छे ही होंगे, उम्मीद मेरा बरकरार अच्छी ही रहती है। मैं तो इस हालात में आ गया हूँ कि खराब हो या बुरा हो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो की भर भी प्रभाव नहीं लेते हैं। क्यों ये प्रभाव है? क्या प्रभाव लेने से, माइंड पे तनाव लेने से वापस आ जाएगा? मान लीजिए मैं दिन में 10 रुपया कमाता हूँ, 12 रुपया लॉस हो गई। अगले दिन इसी 12 रुपये लॉस के लिए मैंने दिन भर अपने माइंड पर तनाव देता हूँ, मेरा 12 रुपया लॉस चल गया। 12 रुपीज इज ए लॉस गेन। अब लॉस चला गया, जो 10 रुपए अगले दिन आने वाले हैं वो भी तो लॉस चल जाएगी, उसके तनाव देंगे तो। इसलिए तुक्की भर भी तनाव नहीं लेना है। जो होना था वो खुदा होता ही है। किसी ने न रोका है न रुक सकता है, लेकिन रोकने का कोशिश भरपूर कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे दृष्टि द विजन, दृष्टि मोहब्बत द विजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। टॉपिक है आपके सामने रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन प्रति ये तो प्रजनन प्रति, इसका डिस्कशन बाय एमसी पे मोहब्बत के द्वारा आज थोड़ी सी ओवन शॉर्ट लाइनर के द्वारा किया जाएगी। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम के, तो स्टेट लेवल को हो जाएगा, सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम के व्यू से कुछ देख लेंगे, पीसीएस स्टेट लेवल के एग्जाम से कुछ देख लेंगे, उसके बाद एसएससी सीजीएल के एग्जाम के व्यू से कुछ देख लेंगे। तो जे एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में मेरा हो जाए तो हम का होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, आप लोग का बेहतर समझ में आएगी, आप लोग का बेहतर समझ में आएगा। एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मैं इसे थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलिए, आप लोग थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसे चलते आप लोग को डिस्टर्ब हुआ, सॉरी। तो आप लोग जन्म के टॉपिक को अच्छे से समझिए, मस्त से समझिए, और कोई दिक्कत होगी तो आप बोलिएगा, मैं आपके सामने चरणों में हाजिर हूँ। तो आप लोग देखिए, जन्म को टॉपिक को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन, यानी बोला जाए तो प्रजनन। रिप्रोडक्शन करने का मतलब होता है एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन। इसमें एक प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन, प्रजनन जो है एक प्रक्रिया है जनरेशन बढ़ाने का। क्या है? इसको अगर देखा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है, यानी प्रोसेस है किस चीज का? अगर कोई पूछे रिप्रोडक्शन क्या है तो देखिए रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है जरा देख लेते हैं। जनसंख्या, जनरेशन बढ़ाने का, जनरेशन बढ़ाने का। अब अगर आप सवाल कर सकते हैं जनरेशन कैसे बढ़ती है, तो इसे में बताते हैं एक दूसरे से अगले पीढ़ी में जीन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? जीन का ट्रांसफर। अब ऐसे जीन का ट्रांसफर नहीं होता है कि एकदम सेम जेंडर में संबंध पड़े तो जीन का ट्रांसफर हो गया, जनसंख्या बढ़ेगी, ऐसी नहीं होती है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए दो अलग अलग डिफरेंट जेंडर की आवश्यकता होती है, तभी जनसंख्या बढ़ती है। तो इसमें जीन का ट्रांसफर होता है। किस चीज का जनसंख्या बढ़ाना है तो किस चीज का ट्रांसफर होगा? जीन का ट्रांसफर होगा। किस चीज का? जीन का ट्रांसफर होगा। किस चीज का ट्रांसफर होगा? जीन का ट्रांसफर होगा। तो एक बार मैं इसे हम डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिए हैं। आप लोग देखिए, इसको समझिए और फिर मैं इसे के बाद डेफिनेशन बोलते हैं। पहले समझिए आप। बोल रहा है रिप्रोडक्शन क्या है, यानी प्रजनन क्या है। तो हम लोग को बोलना है एक प्रक्रिया है। क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, यानी कि प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या बढ़ाने का। कैसी प्रक्रिया? लोग पूछेंगे कैसी प्रक्रिया है, चाहे आप लोग प्रीलिम्स में आएगा। प्रजनन एक प्रक्रिया है, ऑप्शन में रहेगा जल बढ़ाने का, खाद्य पदार्थ बनाने का, जनसंख्या बढ़ाने का, इनमें से कोई। तो हम लोग को बोलना है मुख्य रूप से जनसंख्या बढ़ाने का। तो कैसे जनसंख्या बढ़ता है दोस्त? तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए दो अलग अलग डिफरेंट जेंडर की आवश्यकता होती है और उसमें एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जीन का ट्रांसफर होता है। जीन का ट्रांसफर होता है तो जनसंख्या बढ़ने की प्रोसेस होती है, आगे होती है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें दो विभिन्न जेंडर की आवश्यकता होती है। कितने जेंडर की आवश्यकता होती है? दो विभिन्न जेंडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने के लिए जीन का ट्रांसफर होता है। सुनिए, रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या बढ़ाने के लिए दो भिन्न जेंडर मिलकर जीन का एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहते हैं। अब आप लोग का सवाल आ रहा होगा रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो रिप्रोडक्शन फाइनली दो प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा होता है दोस्त? तो आगे इसे फिर से एक बार सुनकर मैं आगे आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया जिसमें जीन का ट्रांसफर दो डिफरेंट जेंडर मिलकर करते हैं।
ताकि जनसंख्या बढ़ सके। तो वही मैंने बोर्ड पर लिखा है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या बढ़ाया जाता है। कैसे जनसंख्या बढ़ाया जाता है? तो दो भिन्न जेंडर मिलकर जीन का ट्रांसफर करते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। तो इसी को आप लोग के सामने मैंने प्रकट किया, समझाएं। अब चलते ही अगले टॉपिक क्या आ रहा है कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने होते हैं। इसे मैंने देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए इधर हम लोग ले लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कहने का मतलब क्या हो गया, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ऑल प्लैनेट्स, ऑल प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब देख लेते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हो गया हम लोग का। सेकेंड में हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। या प्रजनन भी बोल सकते हैं इसको। में अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें, अमीबा आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, डॉट 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 etc और कई सारे ऐसे मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव आते हैं। और लैंगिक जनन मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव आते हैं, और लैंगिक जनन में एक से अधिक कोशिका के जो उपस्थित जीव होते हैं वो लैंगिक जनन में होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पूरा को मैंने फिर से कवर कर देते हैं। जनसंख्या, रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें जीन के ट्रांसफर दो विभिन्न जेंडर मिलकर करते हैं ताकि जनसंख्या बढ़ सके। अब अगला टॉपिक आया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सुनिए, वैसे जनन या प्रजनन जिसमें दो विभिन्न जीव मिलकर एक अच्छे नए जीव का निर्माण करता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ऑल प्लांट्स, सभी पौधे में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो ऐसा जीव
जिसमें एक ही जीव मिलकर, यानी एक ही जीव विखंडित अपने आप को शरीर विखंडित करके कई सारे नए जीव को अपने जैसा ही निर्माण कर देता है, उसी को क्या कहा जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे अमीबा, शैवाल, एटीसी। आप देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, गेन करेंगे, क्या क्या इसमें होती है। तो मैंने इसे एक फिगर के माध्यम से दिखाने की आप लोग का प्रयास करते हैं। आप लोग बेहतर कंटेंट के साथ आप जुड़े हुए हैं। चलिए, हम लोग के पास आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन आया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। तो इसमें मैं बताते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे बेबी यहाँ तक प्रोसेस पहुंचती है, उसी को मैं बताने के आपके सामने कोशिश करते हैं। पहले समझिए, मेल का पेनिस से जब मेल और फीमेल जब एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो मेल से के पेनिस से स्पर्म निकलता है। जब संबंध बनाते हैं तो कुछ मिनटों के बाद स्पर्म निकालते हैं। ये स्पर्म एक बार में 300 मिलियन 400 मिलियन के करीब निकालते हैं, यानी कि बहुत सारे स्पर्म निकालते हैं। और फीमेल के योनि में गिरने का ट्राई होती है और गिर जाती है और योनि के माध्यम से फैलोपियन नलिका में जाने का प्रयास करते हैं और वहां से गर्भाशय से परिपक्व अंडाशय से एक निकलती है, जो पीरियड के प्रत्येक महीने के 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु निकलती है। अगर ये अंडाणु ये स्पर्म से संपर्क कर जाए तो महिला गर्भवती हो जाती है। जैसे समझिए, हम लोग माँ बाप को इज्जत नहीं करते हैं। माँ बाप को इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जन्म लिया है तो माँ के गर्भाशय फैलोपियन नलिका में बहुत सारे स्पर्म से लड़कर माँ के एक अंडाशय से मैंने टकराया और बोला कि आप लोग स्पर्म इतने सारे हो, आप लोग जन्म नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुमसे ताकतवर हूँ। मैं अपने माँ के अंडाशय को बेदूंगा और उससे लड़ूंगा, उस अंडे को फोड़ूंगा, उसमें प्रवेश करूंगा और माँ के गर्भाशय यूट्रस में मैं 9 महीना तक रहूंगा और मैं धरती पे आऊंगा। फिर भी हम लोग इतने सारे प्रोसेस करके बाहर धरती पे आते हैं, हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं या तो नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से घर पे ही, तो भी माँ बाप को इज्जत नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि मैं कितनी सारी समस्याओं को झेलकर इस धरती पे आए हैं। मेरी माँ कितना कष्ट सही होगी मुझे लाने के लिए, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव नहीं है। खासकर लड़कों को, लड़कियां तो कुछ समय बाद भी माँ बनेगी तो कुछ समस्याओं का झेलने का अंदर से जुनून होती है, पर लड़के का नहीं, क्योंकि लड़का कभी माँ नहीं बन सकता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय आने वाले एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लड़के भी 9 महीना अपने बच्चे को पेट में रखने का प्रयास हमारे भारतीय एआई टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक साइंटिस्ट बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे स्पर्म से लड़ते हैं और माँ के फैलोपियन नलिका गर्भाशय में हम अंडाशय को बेचते हैं। तो मैं बहुत सारे अंडाशय के बाद स्पर्म से लड़ने के बाद मैं जन्म लेता हूँ, फिर भी माँ बाप को इज्जत नहीं करते। माँ बाप को इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मैंने माँ बाप के शरीर में ही, माँ के शरीर में ही इतने समस्याओं को झेलते हुए इस धरती पे आने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो देखिए, मेल के
मेल से क्या निकला? स्पर्म निकला। स्पर्म का आकार ये होता है, ऐसा होता है, क्योंकि जिसमें पूंछ होती है, क्योंकि इसको गति करना होता है, इसलिए इसमें पूंछनुमा संरचना पाई जाती है। गति वही चीज करती है, स्वयं गति सेल्फ मोशन वही चीज करती है जिसमें पूंछ होती है, यानी रेंगने का कुछ तजुर्बा होती है उसमें, तो वही गति करते हैं, क्योंकि इसको मेल से फीमेल में ट्रांसफर करना होता है। तो इसलिए पूंछनुमा संरचना किसका होता है? स्पर्म का। और फीमेल से एग उत्पन्न होता है, अंडा निकलता है गर्भाशय के, अंडाशय से, अंडाणु से, अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, जो पीरियड्स के प्रत्येक माह में 14वें दिन निकलती है, एक परिपक्व अंडाणु निकलती है। जब दोनों ने संपर्क बनाती है, जब दोनों एक दूसरे से मिलती है, तो जायगोट का निर्माण करता है, जो द्विगुणित संरचना पाई जाती है। क्या गुणित संरचना होती है? द्विगुणित संरचना, यानी कि एक मेल वाला एन हुआ, एक फीमेल वाला एन हुआ, दोनों मिला तो द्विगुणित संरचना का निर्माण किया। अब देखो स्पर्म में के को यहाँ पे मैंने 3 को दिखाने का प्रयास किया स्पर्म को, लेकिन देखो 3 को में 2 को जो हो गया, अपने प्रयास में कामयाबी में कमी रह गई, तो ये दोनों वापस लौट गए। और एक देखो ये ज्यादा ताकतवर था स्पर्म, तो ये कुछ हुआ, अंडा से अंडा को बेचते हुए अंदर जाने का प्रयास किया, तो यही स्पर्म से एक बच्चा या बच्चे जन्म लेगी, माँ के यूट्रस में 9 महीना तक पलेगी, उसके बाद यूट्रस के बाहर 9 महीना के बाद आएगी, तो यही स्पर्म के द्वारा जो बच्चा होगा, ये तो बच्ची होगी। ये फीमेल के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि एक्स छोरा है कि वाई छोरा है। फिर इसके बाद दोगुनी संरचना होती है, जब दोनों संपर्क करते हैं, तो संपर्क के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है। क्या का निर्माण होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो जब बनता है, भ्रूण बनता है, तो ये जाइगोट बनकर फिर गर्भाशय के मेरिमेटियम दीवार पर जाकर चिपक जाता है, वहां पे एम्ब्रियो भ्रूण धीरे धीरे विकसित करती है, और 9 महीना अंत तक 9 महीना के बाद एक शिशु बच्चे के रूप में, बेबी के रूप में जन्म लेती है, जिसे नन्हा मुन्ना राई के रूप में हम लोग नामकरण करते हैं। आजकल या तो पुरानी परंपरा के अनुसार अपने बच्चों को नामकरण ब्राह्मण प्रजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन अपने अनुसार बच्चा जब शरीर होता है, बड़े होते हैं, तो अपने अनुसार नामकरण कर लेते हैं। तो ये आप लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्य साइकिल हुआ, चक्रण हुआ। इसके बाद मैंने देख लेते हैं अगला क्या आ रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ खास ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं, तो इसी के बारे में मैंने चर्चा करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने ऑर्गन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में जो भाग आते हैं, ओवरी आ गया, फ्लोपियन ट्यूब आ गया, सॉरी पहले देख लेंगे मेल में, फीमेल में देखेंगे तो ओवरी आ जाएगा, फ्लोपियन आ गया, यूट्रस आ जाएगा, मेल में टेस्टिस आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, फिर सेकेंडरी में सेक्स ऑर्गन आ जाएगा, हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब आएंगे। तो इसे मैं लोग देखने की कोशिश करते हैं अगले स्लाइड के माध्यम से। एक बार इसे आप लोग सर्किल के रूप में बना लीजिए, ताकि आप लोग का कंटेंट अच्छे से समझ में आए। जब भी कॉपी खोले, आपका फिगर, आपका माइंड में ये फिगर घूमते रहे। तो मैं लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि कितने ऑर्गन होते हैं, इसी को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
sexual reproduction. चलिए इसमें दो ऑर्गन की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन अगला देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो सेकेंडरी सोर्स ऑर्गन को देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल में। पहले देख लेते हैं फीमेल में। तो ओवरी हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, और कभी सारे होते हैं डॉट डॉट etc डॉट डॉट etc। अब देख लेते हैं मेल में। मेल में क्या क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, से। अब देख लेते हैं हम लोग किसमें, सेक्स ऑर्गन में हम लोग देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग को क्या क्या आता है? तो मुख्य रूप से हार्मोन्स आते हैं। क्या आते हैं? हार्मोन्स। इस हार्मोन्स में हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या आता है। तो इस हार्मोन्स में आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। सॉरी मीनिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, फिर देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन, फिर आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डॉट डॉट etc। ये सारी हम लोग का हार्मोनी आ जाती है। इससे मैं लोग छोटा करके आप लोग के सामने प्रकट करते, आप लोग इसे डायग्राम के माध्यम से समझिए और बारी बारी से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहले एक बार समझ लीजिए। सेक्स ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और सेक्स सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कौन से आते हैं? फीमेल में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, डॉट डॉट etc। मेल में टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं हार्मोन्स आते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इसको डायग्राम के माध्यम से उतारिए, समझिए, तब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले मैंने देखेंगे फीमेल में रिप्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन कौन से आते हैं, उससे मैं लोग वर्णन करेंगे। वर्णन करने के बाद फिर हम लोग इसे पहले ध्यान से देखेंगे। इसके पहले एक थोड़ी सी वीडियो मैं लोग आप लोग का नहीं बाद में दिखा देंगे।
बाद में दिखा देंगे तो आप लोगों का अनुभव बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से उतारे होंगे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्शन में सेक्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, इसमें मैंने आपने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पीएसओ का मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो कौन कौन से आते हैं? ओवरी आ जाएगी, फैलोपियन ट्यूब, और देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसएसओ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या चीज आते हैं? तो हार्मोन्स मुक्त आते हैं। तो हार्मोन्स कौन सा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही तीन दो एस्ट्रोन आते हैं। और इस सबको बारी बारी से ओवरी और फैलोपियन ट्यूब इसमें और आगे सेक्स और सेक्स ऑर्गन है, उसका क्या क्या वर्क है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे ओवरी का क्या कार्य है। ओवरी पहला देखेंगे हम लोग। ओवरी क्या देखेंगे? ओवरी यानी अंडाणु। अंडाणु की बात करते हैं। तो इन नंबर संख्या में दो होते हैं। क्या होते हैं? टू इन नंबर, टू इन नंबर संख्या में दो। संख्या में दो होते हैं अंडाणु। तो इन नंबर संख्या में दो और लोगों में भी लेस चांस ऑफ ओवम फॉर्मेशन। अगर कोई में ओवरी अंडाणु एक हो, अंडाणु की संख्या एक हो तो लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी हम लोग समझें अगर इसकी संख्या 1 हो किसी स्त्री में तो लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कहने का मतलब समझो, किसी स्त्री फीमेल में अगर अंडाणु की संख्या एक हो तो उसमें लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ गर्भ गर्भवती होने के लिए बहुत कम उम्मीदें उस स्त्री से रखे जाते हैं। तो इसलिए अंडाणु की संख्या जिसमें एक होती है उसमें उस स्त्री की गर्भवती होने की चांस बहुत ही कम होती है। और इसका काम होता है, ओवरी का वर्क होता है मुख्य रूप से, इसका वर्क होता है दोस्त, इसका वर्क देख लेते हैं ओवरी का। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम फॉर्मेशन, ओवम फॉर्मेशन
यानी अंडाणु का काम होता है अंडाणु का बनाना। ओवम फॉर्मेशन, ओवरी का मेन वर्क होता है ओवम फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं अंडाशय किस झिल्ली से जुड़ा होता है। अंडाशय किस झिल्ली से जुड़ा होता है, तो नोट पॉइंट लेकर लिखेंगे हम लोग। अंडाशय जो होता है, अंडाशय जो होता है मेसोबेरियम झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है। मेसोबेरियम झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। द्वारा जुड़ा होता है। किस झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है? मेसोबेरियम झिल्ली के द्वारा अंडाशय जुड़ा होता है। आप लोग का ओवरी के बारे में हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। हम फिर से एडी कंसेप्चुअल आप लोग का प्रोवाइड करते हैं। बोला ओवरी अंडाणु, ये स्त्री में दो इन नंबर संख्या में 2 होते हैं। अगर किसी स्त्री में अंडाणु की संख्या 1 हो तो वह प्रेग्नेंट होने के लिए उस फीमेल पर हम लोग का भरोसा बहुत कम होती है। और बोला ओवरी का काम क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन, अंडाणु का निर्माण करना उसका मेन काम होता है। और बोले कि इस झिल्ली के द्वारा अंडाशय जुड़ा होता है, तो मेसोबेरियम झिल्ली के द्वारा अंडाशय जुड़ा होता है। अब तो हम लोग ओवरी के बारे में अच्छे खासे समझिए, इसे उतार लीजिए आप लोग, काम ही आएगी। क्योंकि मैं बेगर काम के लिए कुछ बताने का प्रयास नहीं करते हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरा फैलोपियन ट्यूब की ओर कि फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य होता है, इसके बारे में कुछ जान लेंगे। तो हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और दूसरे फीमेल पॉइंट पे हम लोग ध्यान में रखते हुए इसे आगे इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा आ गया फैलोपियन ट्यूब। यानी फैलोपियन नालिका, तो ये भी संख्या में 2 होते हैं। फैलोपियन नालिका कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इसका वर्ग देख लेते हैं, क्या वर्ग है, क्या काम करता है स्त्री में फैलोपियन नालिका। तो फर्टिलाइजेशन इज डन फैलोपियन ट्यूब, इसमें फर्टिलाइजेशन का काम होता है। यानी फर्टिलाइजेशन इज डन फैलोपियन नालिका, फैलोपियन ट्यूब। यानी इसका काम होता है फैलोपियन नालिका में, फैलोपियन नालिका में फर्टिलाइजेशन की क्रिया करवाना। देखिए स्पर्म प्लस एग मिलता है, अंडा, तो हम लोग का बनता है जायगोट। जायगोट से हम लोग का बनता है एम्ब्रियो। यही फर्टिलाइजेशन का मुख्य कार्य होता है। यानी फैलोपियन नालिका का, फैलोपियन नालिका में यही मुख्य रूप से कार्य होता है।
एंड स्पर्म एक से मिलता है, मिलने के बाद जाइगोट बनाता है, जाइगोट बनने का एम्ब्रियो जो गर्भाशय के मायोमीडियम दीवार पर जाकर चिपक जाता है और वहां धीरे 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 विकसित कर एक नॉर्मल बच्चे बेबी का 9 महीने के बाद धरती माँ पे जन्म देती है एक माँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूट्रस के बारे में समझेंगे। यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय, जिसे बॉम्ब बोला जाता है। बॉम्ब बोलते हैं बच्चेदानी। क्या बोला जाता है? जिसे बॉम्ब भी बोला जाता है, बच्चा दानी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉम्ब, बच्चा दानी भी बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब किसके बारे में? यूट्रस के बारे में, गर्भाशय के बारे में। पहले एक बार एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्शन का आप लोगों का भी। इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, इसे देखते हैं क्या क्या हम लोग देखे हैं। पहले हम लोग देख लिए हैं ओवरी के बारे में, हम लोग जानकारी इकट्ठा करी। फाइलोपियन ट्यूब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर। आप देखते हैं यूट्रस के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं कि यूट्रस का क्या क्या कार्य होता है, ये क्या क्या करता है। तो मैंने इसी के ऊपर मैंने देख लेते हैं यूट्रस के बारे में, छोटा छोटा पॉइंट में लिख लेते हैं। तो देखिए यूट्रस, गर्भाशय, इसका कीमत होता $80,000, यानी 80 के डॉलर थाउजेंड। यानी अगर कोई पूछे कि महिला के यूट्रस की कीमत कितना होता है, तो हम लोग का बोलना है लगभग में $80,000 थाउजेंड। किसी देश की न्यूज करंट अफेयर्स में मैं पढ़ रहे थे, तो देखे कि किसी महिला को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया किसी अलग बीमारी से, उसके बाद अल्ट्रासाउंड एमआरआई में देखा गया तो उस स्त्री का यूट्रस ही नहीं है, गर्भाशय नहीं है, बच्चादानी ही नहीं है, क्योंकि इसका कीमत बहुत सारे ज्यादा होती है। $80,000 थाउजेंड का होता है। तो डॉक्टर ने इसे सर्जरी के माध्यम से निकाल कर बेच दिया होगा। तो ये एक न्यूज था, तो ये न्यूज को मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की। इसका मुख्य वर्क होता है बेबी का डेवलपमेंट। क्या होता है? बेबी का डेवलपमेंट। मुख्य कार्य होता है यूट्रस का बेबी का डेवलपमेंट। इसका एक और नाम होता है बॉम्ब, जिसे बच्चादानी कहा जाता है। बॉम्ब, बच्चा दानी, देहात में आम भाषा में लोग बोला करते हैं। तो ये हो गया यूट्रस का वर्ग। अब हम लोग आगे देख लेते हैं स्त्री में पीरियड्स, मासिक चक्र के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसे देखते हैं, देखने के बाद मैंने आप लोग के सामने प्रकट भी कर दिया। आप लोग ऐसे फिगर बना भी सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे प्रिंट आउट करवा कर अपने नोट्स में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पीरियड्स की ओर, कि महिला में पीरियड्स की क्या भूमिका होती है। मासिक चक्र, पीरियड्स के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पीरियड्स, मासिक चक्र।
मासिक चक्र क्या होता है पहले समझिए, फिर उसके बाद मैं इसे डायग्राम पर फिर समझेंगे, फिर आपको टाइम देंगे मैं उतारने के लिए। तो देखिए, पीरियड्स एक महिलाओं में प्रति माह होने वाले चक्रीय प्रक्रिया होता है। चक्रीय कहने का मतलब हर माह, प्रत्येक माह, एवरी मंथ इस महिला में होना ही होना होता है। इसका टाइम बायोलॉजिकल तरीके से 12 से 11 से 12 यानी लगभग हम लोग ले लें तो 12 से 14 वर्ष की होती है। लेकिन ये आजकल की लड़कियां सॉस खाएगी चाउमीन में, ऐसी तरीका से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने से प्रत्येक महिलाओं में, लड़कियां में ये प्रक्रिया 9 से 10 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल तरीका फेल हो जाते, लेकिन फिर लड़कियां खुद अपने आप कर लेती हैं। ए मासिक चक्र क्यों आती है लड़कियां में? ये बहुत बारे चौथिया लड़कों में, बहुत सारे व्यक्तियों में, विद्यार्थियों में रहती है। क्यों आती है? ये ब्लड आती कहां से है? तो हम लोग का ये पंजा बना हुआ है, इस पंजा को अगर हम काटे या तो किसी तरीका से नुकसान हो जाए तो इसके अंदर से क्या होगा? ब्लड आएगी। जैसे मानो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़के और एक लड़कियां एक दूसरे से संपर्क बनाई, बातचीत की, फिजिकल तरीके से की और कई तरीके से एक दूसरे के संबंध में रहे। अंत में लड़का ने उस लड़की को कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूं क्योंकि तुमसे मुझे बेहतर मिल गया है। तो लड़की ने आई गुस्सा में और अपने हाथ को लड़के के ऊपर उठा लिया और एक झटाक मारा लड़के को कसकर। तो लड़के के बगल में रखी हुई थी छुरी, उसने छुरी को उठाया, उसके हाथ पे मार दिया। अब इस हाथ को जब संपर्क में था तो मखमल की तरह उस लड़के के साथ ये हाथ को बिहेव करता था, कभी हाथ उठाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन जब वो सैड हुआ, गुस्सा हुई लड़के, तो हाथ उठाए तो लड़के को एक झटाक से मार दी। तो लड़के ने भी चाकू उठाकर हाथ पे वार कर दिया। तो ये जो ब्लड से बना हुआ था वो ब्लडिंग होगा कि नहीं? उसी तरीका से महिला के जो गर्भाशय होता है, महिला के जो गर्भाशय है इसमें 3 परत होते हैं, मेरीमेटेरियम, पेरीमेटेरियम और एक शायद या नहीं मुझे। तो ये तीनों परत में एंडोमेटेरियम मखमल की जैसा एम्ब्रियो के लिए दम बेड सजाकर रखी होती है। गर्भाशय की एंडोमेटेरियम दीवार जो होती है, जो कि आएगा एम्ब्रियो मुझसे चिपकेगी और मैं उसे धीरे धीरे 9 महीने तक अपने मखमल के बेड पे रखेंगे और उसे पालने की कोशिश करेंगे और 9 महीने के बाद एक अच्छे खासे बेबी का जन्म देंगे। तो गर्भाशय के एंडोमेटेरियम दीवार बहुत मखमल की जैसा बेड बनाकर रखे रहते कि आएगा मेरे ऊपर चिपकेगा, 9 महीने तक रखूंगी, उसके बाद एक अच्छे खासे बच्चे का जन्म दूंगा। इतना कहने का मतलब इतने भरोसे से कोई किसी के लिए चिंता किया और उसके लिए प्रबंधन किया, इतने अच्छे से मखमल की जैसा बेड बनाया। अगर वो वहां पे गेस्ट अगर नहीं पहुंचे तो उस जो प्रबंधन किया था उसको कितना बुरा लगेगा, सैड होगा कि नहीं? जब गर्भाशय की एंडोमेटेरियम दीवार जब सैड हो जाता है, जब एम्ब्रियो, जब स्पर्म और एग एक दूसरे से मेल नहीं करता है, संपर्क नहीं बनाता है, तो सैड एम्ब्रियो गर्भाशय की एंडोमेटेरियम दीवार
सैड होकर अपने आप को खुद बिखरने लगता है, खून टूटने लगता है और साथ में गर्भाशय से निकला हुआ अंडा भी धीरे धीरे ब्लड के माध्यम से कंसिस्टेंस होती रहती है, बिखरती रहती है, योनि के माध्यम से निकलते रहती है ब्लड। उसमें अंडे भी साथ साथ अंडे के कुछ टुकड़ा, यानी कि ये जब ब्लडिंग की प्रक्रिया पीरियड्स का जो समय होता है, जब प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ से लगभग 4 से 5 दिनों तक प्रत्येक स्त्री में, 10 से 12 वर्ष की स्त्री में, महिला में, लड़कियां में ये प्रक्रिया होती रहती है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आए होंगे कि लड़कियों में पीरियड्स कैसे आता है और क्यों आता है। यानी कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार जब सैड हो जाती है, घुसा जाती है कि मैंने जिसके लिए प्रबंधन किया, मखमल की जैसा बेड बनाया, वही इस पर सोने के लिए नहीं आई, तो मैं इस बेड का रखकर ही क्या करूंगा, इसे मैं बिखार देता हूँ। जब वह धीरे धीरे ब्लड के माध्यम से बिखारती है, तो अंडे के कुछ कुछ टुकड़ा 4 से 5 दिनों में वह बाहर निकल जाती है। तो ये लड़कियों में 13 से 14 वर्ष की आयु में पहली बार आती है। लड़कियों में 13 से 14 इयर्स के आयु में पहली बार आती है। 13 से 14 वर्ष की आयु में आती है। इसमें हार्मोन जो अंडा को जनरेट करती है वो रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन। पीरियड के समय जो अंडा को जनरेट करवाती हार्मोन वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसी हार्मोन के माध्यम से महिला के अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि बाहर निकलता है। और प्रोजेस्टेरोन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। एक और हार्मोन होता है फर्टिलाइजेशन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जो हेल्प करता है अंडों को सृजित करवाने में, और फर्टिलाइजेशन हार्मोन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन। पहले बार जो महिलाओं में जो मासिक चक्र आता है उसे हम लोग बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की। मेनार्की पहली बार जो होता है उसे बोलते हैं मेनार्की। और जो दूसरी बार पीरियड्स मोनोपॉज जो 40 से 45 वर्ष में शुरू होती है और 60 वर्ष में अंत होती है। यानी कि कोई महिला 40 से 45 वर्ष तक गर्भवती हो सकती है। लास्ट टाइम इसको बोल सकते हैं, लास्ट टू सेकेंड टाइम। सेकेंड पीरियड्स को हम लोग बोलते हैं मोनोपॉज। जो 40 से 45 वर्ष से प्रारंभ होती है और 60 वर्ष की आयु तक चलती है। आई होप कि आप लोग पीरियड्स के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। पीरियड्स के बारे में अच्छी जानकारी आपके पास हो गई होगी। तो मैं आगे चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। एक मिनट में आप लोग को वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं। मिस्टर साइंटी का क्या इसका वीडियो है? अगर वीडियो होगा तो मैं दिखाने का प्रयास पूरी तरीके
तरीका से करूंगा। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। देखिए प्रारंभ हुआ, जब देखिए शुरू से देखिए, जब कोई स्त्री मेल के साथ संबंध बनाए, देखिए ध्यान से, एक स्त्री का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, योनि और पेनिस के माध्यम से एक दूसरे संबंध बनाए, तो पेनिस से महिलाओं के योनि में कितनी सारी शुक्राणु है, यानी कि स्पर्म प्रवेश कर रही है। देखिए ध्यान से, कितनी सारी स्पर्म में दोनों फैलोपियन नलिका में 30 मिलियन 300 मिलियन से भी ज्यादा प्रवेश कर रहा है, दोनों फैलोपियन में राइट टू लेफ्ट जाने का प्रयास कर रहा है। देखिए ध्यान से, इस तरह भी गया, उस तरह भी जाएगा, और गर्भाशय में फैलोपियन नलिका में इसका वेट करे। फिर देखिए अंडाशय, महिला के अंडाशय से अंडाणु एक परिपक्व निकला है और सभी शुक्राणु स्पर्म भेजने का प्रयास कर रहा है। 300 मिलियन में 300 मिलियन स्पर्म इसे भेजने का प्रयास कर रहा है। इस स्पर्म में जो सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली होगा वही इस अंग को, अंडा को भेद कर अपनी जन्म लेने का 9 महीना तक प्रयास करता है। देखिए एक बहुत सारे स्पर्म लड़ रहे हैं, एक स्पर्म देखिए शक्तिशाली जो अंडा के दीवार को तोड़कर अंडाशय में प्रवेश किया है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि माँ बाप को इज्जत करने, खासकर माँ को बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माँ हम लोग का ये संसार दिखाती। एक बात और, खुले स्थानों में शौचालय के लिए महिलाओं को कोई आदेश नहीं दी जाती है। एक वंचित मानिए या तो अपराध मानिए, क्योंकि महिलाओं में यूट्रस पाया जाता है जिससे उसमें मूत्र थैली बहुत ही कम होती, छोटी होती। पुरुषों में यूट्रस नहीं पाई जाती है तो उससे मूत्र थैली बड़ी होती है, यानी कि मूत्र जमा करने के लिए क्षमता सबसे अधिक पुरुषों में होती है, महिलाओं में कम होती है। फिर भी महिलाओं को उतना शौचालय की सुविधा बहुत ही कम होती है और पुरुषों में बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि पुरुष रोड पर भी चलते चलते सुसु कर लेता है, लेकिन स्त्री को वंचित किया गया है, क्योंकि एक प्रबंधन स्त्री के लिए होनी चाहिए कि स्त्री की, क्योंकि स्त्री का मूत्र थैली है वो छोटी है यूट्रस की वजह से। यूट्रस नहीं होती तो उसमें भी मूत्र थैली बड़ी होती, लेकिन बायोलॉजिकल या तो सामाजिक तरीके से महिलाओं को एक क्रिया करने के लिए, शौचालय के लिए वंचित किया गया है, जिसके कारण महिलाओं में बहुत सारी मूत्र थैलियों को लेकर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो चलिए आप देखते हैं फीमेल में, फीमेल का हम लोग देख लिए हैं सेक्स ऑर्गन, अब हम लोग देखेंगे मेल में सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है। तो मेल के रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें देखते हैं कौन कौन सा पार्ट आता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आता है पेनिस, सॉरी टेस्टिस, प्रोस्टेग्लैंड, टेस्टिस और प्रोस्टेस्टेरोन ग्लैंड। इसमें एक आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आएगा हार्मोन,
कौची आएगा? हार्मोन। कौन सा हार्मोन आएगा दोस्त? तो आएगा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आएगा हार्मोन। कौन सा हार्मोन आएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगी। कौन सा हार्मोन आएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा। अब इसे बारी बारी मैंने जैसे फीमेल में देखा उसी तरीका से इसमें भी देखेंगे और आगे की प्रक्रिया हम लोग करते रहेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं टेस्टिस के बारे में हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई इसका कितना होता है, क्या इसका ब्रेथ होता है, लेंथ होता है, हाइट होता है, सब हम लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अपनी मेहनत से लोगों को पीछे नहीं हटनी चाहिए, मेहनत बरकरार करनी चाहिए। अब देखते हैं टेस्टिस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस संख्या में कितने होते हैं? तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? टेस्टिस। एक संख्या में 2 नंबर होता है। तो n नंबर संख्या में टेस्टिस 2 होते हैं। अगर एक तो अगर एक टेस्टिस होता है तो लेस चांस बेबी। नहीं, बेबी प्रोडक्ट करने का कोई इसमें नहीं होता। अगर एक थैली में होता हो, लेस चांस बेबी। ये कौन सा थैली में होता है? तो एक थैली में स्थित होता है, उस थैली का नाम होता है एक थैली में। आपसे पूछेगा कि टेस्टिस कौन सा थैली में स्थित होता है, उस थैली का ऑप्शन में नाम रहेगा, उस थैली को आपको बताना है। ऑस्कॉटम अंडकोशनली। ऑस्कॉटम अंडकोशनली। अंडकोश नली में थैली में स्थित होता है। इसकी ग्राम इसका वेट देखें। इस थैली का अगर वेट के बारे में बात करें तो 114 ग्राम की होती है। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर। पूछेगा आपसे कि ऑस्कॉटम थैली अंडकोश नली थैली का वेट कितना? 14 ग्राम। लेंथ कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है? तो वेट 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। इस आप लोग को वन लाइन ही है, आपसे पूछेगा। और इसका टेम्परेचर अगर पूछे, इसका टेम्परेचर पूछे तो हम लोग को बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर टेस्टिस की संख्या किसी पुरुषों में, अगर टेस्टिस की संख्या किसी पुरुषों में 1 हो तो नपुंसककालीन फर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न होते हैं। यानी नपुंसक, जिसे आम देहाती भाषा में बांझ बोला जाता है। एक शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्री में खासकर बांझी बोली जाती है और पुरुषों के खासकर बांझ बोला जाता है।
तो इसी को बोलते हैं नपुंसक। क्या बोलते हैं? नपुंसक। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, एक हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अगर पूछे एग्जाम में कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष में किस चीज में हेल्प करता है हार्मोन, तो बोलना है स्पर्म को बनाने में, यानी फॉर्मेशन में काम करता है। और एक स्पर्म में इतना आप लोगों का टेस्टिस के बारे में जानकारी इकट्ठा हो गए। इसके बारे में आप कुछ उतारिए, उसके बाद मैं अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। अगला क्या बात आ रही है आप लोग को दिखाई दो, आप लोगों को तो मन में तो आप ही नहीं होगी कि अगला बात क्या आएगी। थोड़ी सा इसमें समझ लीजिए ह्यूमन सीमेन, जिसे शुक्राणु स्पर्म कहते हैं, ह्यूमन सीमेन। स्पर्म को ही बोला जाता है। एक व्हाइट कलर का लिक्विड सिल्की होता है। कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर का होता है, लिक्विड सिल्की चिपचिपा 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 पदार्थ होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे, बेहतर कंटेंट के साथ समझे होंगे। मैं पूरी भरोसा की आपके ऊपर कि आप समझने का प्रयास बहुत अच्छे किए होंगे। तो आज के लिए यहीं तक विश्राम करते हैं। तो थैंक्स ऑल इज द बेस्ट। आपका दशहरा का नवरात्रि शुभमय हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से घूमिए, टहलिए, ऐश मौज कीजिए। माइंड को ज्यादा तनाव नहीं देना है, ऐश मौज भी करना है और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए बेहतर कंटेंट के साथ। तो हैप्पी दशहरा नवरात्रि आप लोगों का हार्दिक बधाई करते हैं। तो थैंक्स फॉर एवरीवन।